नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से राम राम, ढेर सारी शुभकामनाएं। सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ, आप भी अच्छे। खाने का ध्यान रखना और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, क्योंकि स्वास्थ्य फिर भी स्वास्थ्य होता है। यहाँ पर हम आज का जो पॉइंट पढ़ेंगे, बायोलॉजी का जो लेसन चल रहा था तीसरा, उसमें हमने भ्रूणपोष पढ़ लिया। भ्रूणपोष पढ़ने के पश्चात हम पढ़ेंगे भ्रूण का परिवर्तन। देखो विद्यार्थियों, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, थोड़ा सा जटिल भी है, लेकिन आप इसे स्टेप बाय स्टेप समझोगे। ये जटिल नहीं है, बिल्कुल सरल है। ये परीक्षा में पूछ सकता है कि आवर्तबीजी पादपों में भ्रूण का परिवर्तन किस प्रकार होता है। हम यहाँ पर एक बीजपत्री पादप हैं, उनमें भी भ्रूण का परिवर्तन पढ़ेंगे, और द्विबीजपत्री पादप होते हैं, उनमें भी क्या करेंगे, भ्रूण का परिवर्तन पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है, अब यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि किसने बताया था, भ्रूण के परिवर्तन का अध्ययन किसने किया था। हैंस्टीन नाम के वैज्ञानिक, किसने किया था, हैंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने कैप्सेला बर्सा पेस्टोसिस या पेस्टोसिस पादप में भ्रूण के परिवर्तन का अध्ययन किया था। समझ गए। पहली बात क्या है हमारे पास कि हैंस्टीन नाम का वैज्ञानिक था। उस हैंस्टीन नाम के वैज्ञानिक ने किसमें, कैप्सेला बर्सा पेस्टोरियम जो पादप है, उस पादप में क्या की थी, इसकी खोज की थी। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, हम आपको पता है कि भ्रूण बनता कैसे है। यहाँ पर क्या है, भ्रूण बनता कैसे है, तो आपको पता है सीधी सी बात कि भ्रूण कोश की अंड कोशिका और एक नर युग्मक दोनों आपस में संयुक्त हो जाते हैं, तो क्या हो जाता है, युग्मनज का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, जब अंड कोशिका, ध्यान से समझना स्टेप बाय स्टेप, नहीं तो ये गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। जब अंड कोशिका एवं एक नर युग्मक, मैं प्रत्येक लाइन लिखूंगा, आपको आराम से समझना है यहाँ पर क्या है। एक नर युग्मक, या हम ऐसे लिख सकते हैं, जब अंड कोशिका एवं नर युग्मक दोनों आपस में संयुक्त हो जाते हैं, तो किसका निर्माण होता है, युग्मनज का। किसका निर्माण होता है, युग्म। तो युग्मनज या जाइगोट का निर्माण होता है। ठीक है, क्या होता है, युग्मनज या जाइगोट का निर्माण होता है। अभी जो जाइगोट है, इस जाइगोट में हमारे पास क्या बन गया, भ्रूण बना, युग्मनज बना।
अब इस युग्मनज में क्या होता है, परिवर्धन होता है, और युग्मनज में परिवर्धन होने से क्या बन जाता है, गुण का परिवर्तन। यहां पर मैं बता दूं कि प्रारंभिक अवस्था होती है किसकी, एक बीजपत्री पादप का भ्रूण हो चाहे द्विबीजपत्री पादप का भ्रूण हो, दोनों की प्रारंभिक अवस्था क्या होती है, एक समान होती है। तो मैं यहां लिख रहा हूं एक बीजपत्री एवं द्विबीजपत्री पादपों के भ्रूण के परिवर्धन की प्रारंभिक अवस्था एक समान होती है। क्या होती है, प्रारंभिक अवस्था एक समान होती है, यानी दोनों में क्या होता है, युग्मनज बनता है। ठीक है, युग्मनज बनने के पश्चात क्या होता है, ध्यान देना, यहां पर अनुप्रस्थ विभाजन होता है। चाहे एक बीजपत्री पादप हो चाहे द्विबीजपत्री पादप हो, युग्मनज बनने के पश्चात युग्मनज में अनुप्रस्थ विभाजन होता है। अनुप्रस्थ विभाजन होता है। अनुप्रस्थ विभाजन होने से क्या हो जाएगा, दो कोशिका बनेंगी। क्या बनती है, दो कोशिका बनती है, और दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, कितनी कोशिका बन गई, दो कोशिका। एक कोशिका का नाम होता है, एक शीर्षस्थ कोशिका या भ्रूणीय कोशिका, और दूसरी कोशिका कौन सी होती है, आधारी कोशिका। कौन सी होती है, आधारीय कोशिका। ये दो कोशिका बनती। सब बीजपत्री पादप, यानी एक बीजपत्री हो चाहे द्विबीजपत्री पादप हो, यहां तक की अवस्था क्या होती है, एक समान होती है। क्या होती है, एक समान होती है, कोई अंतर नहीं होता है, एक बीजपत्री पादप भी दूसरे। यहाँ पर देखना, सीधी सी बात है, हैंस्टी नामक वैज्ञानिक ने कैप्सेला ब्रसा पेस्टोसिस पादप में भ्रूण के परिवर्तन का अध्ययन किया था। ठीक है, जब अंडकोशिका, अब युग्मनज कैसे बनता है, जब अंडकोशिका एवं नर युग्मक दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, संयुक्त हो जाते हैं, आपस में संयुक्त हो जाते हैं, तो किसका निर्माण होता है, युग्मनज या जायगोट का निर्माण हो जाता है। अब एक बीजपत्री पादप होता है हमारे पास, यहाँ पर क्या है, एक बीजपत्री पादप और द्विबीजपत्री पादप,
दोनों में ही भ्रूण के परिवर्तन की प्रारंभिक अवस्था कैसी होती है? एक समान होती है, यानी कोई परिवर्तन नहीं होता है। युग्मनज बनने के पश्चात युग्मनज में अनुप्रस्थ विभाजन होता है। क्या होता है? अनुप्रस्थ विभाजन। अभी यहाँ पर हम चित्र से ही समझेंगे इस बात को, फिर थ्योरी में लिखा दूंगा तुम्हें, ठीक है। अनुप्रस्थ विभाजन होता है, और अनुप्रस्थ विभाजन होने से क्या होता है? एक शीर्षक कोशिका बनती है और एक कोशिका, शीर्षक कह देना चाहे इसे भ्रूणी कह देना, और दूसरी कोशिका हमारे पास कौन सी बनती है? आधारी कोशिका, ठीक है। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे द्विबीजपत्री पादपों में भ्रूण का परिवर्तन। क्या पढ़ेंगे? द्विबीजपत्री पादपों में भ्रूण का परिवर्तन। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं, द्विबीजपत्री पादपों में भ्रूण का परिवर्तन, यानी डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रियोस्पर्म। तो यहां पर लिखूं डेवलपमेंट और डाइकोट। डाइकोट का मतलब होता है द्विबीजपत्री, डाइकोट ऑफ एम्ब्रियो। द्विबीजपत्री पादपों में भ्रूण का परिवर्तन। अब यहां पर देखना, हम डायग्राम बनाएंगे पहले। उस डायग्राम से तुम्हें समझना है कि भ्रूण का परिवर्तन कैसे होता है, फिर उस स्टेप बाय स्टेप हम क्या करेंगे इसमें समझेंगे। हमारे पास यहां पर क्या बन गया? ये युग्मनज बन गया। क्या हुआ है यहां पर? युग्मनज का। पहले चित्र बनाता हूं मैं, फिर एक एक बात को यहां पर मैं लिख दूंगा मिटा के, ठीक है। ये हमारे पास ये युग्मनज बन गया। क्या हो गया हमारे पास? युग्मनज। ये युग्मनज बना। इस युग्मनज में हमारे पास ये क्या है? ये केंद्रक बन गया। क्या बन गया? केंद्रक। अब इसमें क्या होता है? अभी मैंने बताया था कि इसमें अनुप्रस्थ विभाजन होता है। क्या होता है? अनुप्रस्थ विभाजन होता है। जैसे इसमें अनुप्रस्थ विभाजन होगा हमारे पास, यहां पर इसमें लिखना अनुप्रस्थ विभाजन। अनुप्रस्थ विभाजन। अनुप्रस्थ विभाजन होने से यहां क्या बनेगा? दो कोशिका बनेगी हमारे पास। कितनी कोशिका बनेगी? दो कोशिका, ठीक है। एक कोशिका बनेगी ऊपर की ओर और एक कोशिका बनेगी हमारे पास नीचे की ओर। ये दो कोशिका बन गई, ठीक है। दोनों कोशिका बनने के पश्चात यहां पर एक कोशिका का नाम क्या होता है? शीर्षक कोशिका, और एक कोशिका होती है कौन सी? आधारी कोशिका। दो कोशिका बन गई। अब हमारे पास ये शीर्षक कोशिका है। क्या है? शीर्षक कोशिका। ये किस भाग की ओर स्थित होती है? निबाय भाग की ओर स्थित होती है। तो इस कोशिका का नाम लिख दो यहां पर शीर्षक कोशिका, और इस कोशिका का नाम लिख देते हैं क्या? आधारीय कोशिका। समझ गए? ये दोनों कोशिका हो गई। अब ये शीर्षक कोशिका है, कितनी है? एक। क्या है? एक। शीर्षक कोशिका में क्या होता है? यहाँ पर
अनुदैर्घ्य विभाजन होता है। क्या होता है? अनुदैर्घ्य विभाजन। यहां पर लिख देना अनुदैर्घ्य। अनुदैर्घ्य विभाजन समझ जाओगे? अनुदैर्घ्य विभाजन होगा। अनुदैर्घ्य विभाजन होगा उसी समय क्या होता है? इसमें अनुप्रस्थ विभाजन होता है। क्या होता है? अनुप्रस्थ। दोनों में साथ साथ विभाजन चलता है। अनुदैर्घ्य विभाजन। तो यहाँ पर हम कोशिका बनाएंगे। ये कोशिका बना दी हमने। यहाँ पर हमारे पास कितनी कोशिका बन गई? 2 कोशिका। एक कोशिका ये बन गई और एक कोशिका ये बन गई। ठीक है। कौन सा विभाजन हुआ था? अनुदैर्घ्य। और यहाँ पर इसमें कौन सा विभाजन हुआ हमारे पास? अनुप्रस्थ विभाजन। कौन सा विभाजन हुआ? अनुप्रस्थ। एक कोशिका ये बन गई और दूसरी कोशिका ये बन गई। ठीक है। ये कौन सी कोशिका है हमारे पास? आधारी कोशिका है। कौन सी है? आधारी कोशिका। और ये हमारे पास कौन सी कोशिका है? शीर्षस्थ कोशिका। कौन सी कोशिका है? शीर्षस्थ कोशिका। अनुदैर्घ्य विभाजन कौन सी में हुआ? हमारे पास शीर्षक कोशिका में। आधारी कोशिका में कौन सा विभाजन हुआ हमारे पास? कौन सा हुआ? अनुप्रस्थ विभाजन। क्या हुआ? अनुप्रस्थ विभाजन। कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन। जैसे ही अनुप्रस्थ विभाजन हो जाता है फिर दोबारा से क्या होता है? शीर्षक कोशिका में पुनः अनुदैर्घ्य विभाजन होता है। क्या होता है? शीर्षक कोशिका में कौन सा विभाजन होता है? अनुदैर्घ्य। अनुदैर्घ्य विभाजन। 2 कोशिका थी, कितनी बन गई? 4 कोशिका। तो यहां पर चित्र बना दो हमारे पास। ये हमने बना दिया चित्र। और यहाँ पर कितनी कोशिका बना दी हमने? 4 कोशिका। कितनी कोशिका बना दी हमने? ये 4 कोशिका बना दी। 1 कोशिका, 2 कोशिका, 3 कोशिका, 4 कोशिका। ये 4 कोशिका बन गई से क्या बोलते हैं? चतुष्टांग। क्या बोलते हैं? चतुष्टांग। और इधर हमारे पास कितनी कोशिका बन गई है? 4 कोशिका बन गई। 1 कोशिका, 2 कोशिका, 3 कोशिका, 4 कोशिका। इसको हम क्या बोलेंगे? निलंबक। क्या बोलते हैं? निलंबक। और इसको क्या बोलेंगे? चतुष्टांश। चतुष्टांश। 4 कोशिका बन गई तो क्या बन गया? चतुष्टांश। अब इसमें दोबारा क्या हो जाएगा? अनुप्रस्थ विभाजन होगा। क्या हो जाएगा? अनुप्रस्थ विभाजन हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर कितनी कोशिका बनेंगी? 8 कोशिका। कितनी कोशिका बन जाएंगी यहाँ पर? 8 कोशिका। ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी संरचना बना देते हैं। ये हमारे पास क्या बन गया? निलंबक बन गया। क्या बन गया? निलंबक। और इधर हमारे पास इसमें क्या बन गई? ये संरचना बन गई जिसमें क्या है हमारे पास? कोशिका बन गई। क्या बन गई है? कोशिका। अब शीर्षक कोशिका में पुनः क्या होता है? यहाँ पर चतुष्टांग बन गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अष्टांशक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अष्टांशक। यानी 8 कोशिका बन जाएंगी। इसको हम ये भी देख सकते हैं, इसके पीछे 4 कोशिका बनती है। ठीक है। फिर 8 कोशिका बन जाती है। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया? फिर इस अष्टांग में क्या होता है? अष्टांग वाला भाग बन गया। इस अष्टांग में क्या होगा? विभाजन होता है जिससे क्या होता है? 2 कोशिका बनती है। एक तो बाहरी त्वचा और एक क्या होता है? आंतरिक त्वचा। क्या बन जाती है? इसी में लगाता हूं मैं। ये तो क्या बन जाती है? बाहरी त्वचा। बाह्य त्वचा।
और ये कौन सी है? आंतरिक त्वचा। आंतरिक त्वचा। बाहरी त्वचा क्या करती है? भ्रूणपोष के चारों ओर की क्या बनाती है? आवरण या परत बनाती है। क्या बनाती है? भ्रूणपोष के चारों ओर आवरण या परत बनाती है। और आंतरिक जो त्वचा होती है ये क्या करती है? बीजपत्र बनाती है। क्या करती है? बीजपत्र बनाती है। भ्रूण के जो अक्षीय भाग होता है वो अक्षीय भाग बनाती है। बीजपत्रोपरिक का निर्माण करती है। आंतरिक त्वचा क्या करती है? बीजपत्रोपरिक बनाती है, इसमें भ्रूण ऊतक का निर्माण करती है, ठीक है, अक्षीय भाग का निर्माण करती है। और बाह्य त्वचा का कार्य क्या हो गया हमारे पास? भ्रूण के ऊपर आवरण, ठीक है। फिर आगे क्या होता है इसमें? जब ये प्रक्रिया बन जाती है तो बीजपत्रों का क्या हो जाता है? निर्माण। क्या हो जाता है? बीजपत्र बन जाते हैं। हम द्विबीजपत्री पादप पढ़ रहे हैं तो आपको पता है क्या बनेंगे? बीज। तो यहां पर मैं चित्र बना रहा हूं। ये हमारे पास ये तो क्या है? इसका अक्षीय भाग। कौन सा भाग है यहाँ पर? अक्षीय भाग। ये मैंने अक्षीय भाग बना दिया। अक्षीय भाग। ये मैंने दो क्या बनाए हैं? एक तो ये और एक ही क्या बनाए हैं? बीज पत्र। और ये वाला भाग है हमारे पास, ये क्या है? निलंबक। निलंबक, ठीक है, ये निलंबक बन गया। अब यहाँ पर ये भ्रूणीय अक्ष है। अब ये बीजपत्र से क्या बन गया? बीजपत्र बन गया। निलंबक क्या करता है? निलंबक के यहाँ कार्य बता दूं मैं। निलंबक का मुख्य कार्य होता है कि परिवर्धित हो रहे भ्रूणपोष, यानी इसकी संरचना ऐसी होती है कि भ्रूणपोष के अंदर धंस जाता है और भ्रूणपोष के अंदर धंस के क्या करता है? भ्रूणपोष से पोषण प्राप्त करता है और भ्रूणपोष से पोषण प्राप्त करके किसको देता है? इस अक्षीय भाग को देता है। अक्षीय भाग से किसका निर्माण हो जाता है? भ्रूण का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण? भ्रूण का निर्माण। अब इसमें आगे हम देखते हैं कि बीजपत्रोपरिक और बीजपत्रोधार दो संरचना बनती है। क्या होता है? बीजपत्रोपरिक और बीजपत्रोधार। ये भ्रूणीय अक्ष है। क्या है? भ्रूणीय अक्ष। इस भ्रूणीय अक्ष के ऊपर का जो भाग है वो तो क्या कहलाता है? बीजपत्रोपरिक। क्या कहलाता है? बीजपत्रोपरिक। बीजपत्रोपरिक। कौन सा भाग? अक्षीय भाग का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? बीजपत्रोपरिक। ये वाला भाग पूरा यानी बीजपत्र ये यही कहलाते हैं। और ये नीचे वाला भाग होता है भ्रूण अक्ष के नीचे वाला भाग, ठीक है ना, ये नीचे वाला भाग ये क्या कहलाता है? बीजपत्राधार। क्या कहलाता है? बीजपत्राधार। ये दोनों संरचना। बीजपत्रोपरिक होता है, परिक नाम आ रहा है, इसका मतलब हो गया ये भ्रूण में क्या करता है? प्रांकुर का निर्माण करता है। बीजपत्रोपरिक से किसका निर्माण होता है? प्रांकुर का। प्रांकुर का निर्माण होता है। और बीजपत्रोधार होता है, ठीक है, इससे किसका निर्माण होता है? मूलांकुर का निर्माण होता है। मूलांकुर का निर्माण। प्रांकुर से किसका निर्माण होता है? पादप के परोह भाग यानी पत्तियों वाले भाग का निर्माण होता है। और मूलांकुर से किसका निर्माण होता है? मूल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? मूल का निर्माण होता है। और इस प्रकार क्या होता है? बीज में भ्रूण का परिवर्धन हो जाता है। इसके चारों ओर अध्यावरण का निर्माण हो जाता है और अध्यावरण बनकर क्या हो जाता है? एक नए बीज की उत्पत्ति हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था? द्विबीजपत्री पादप के भ्रूण का क्या था? परिवर्धन था, ठीक है। इसकी हम आगे की जो स्टेप है वो स्टेप पढ़ेंगे, जो इसमें एक एक चीज के बारे में मैं यहाँ रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा आप ध्यान से देखना, ठीक है।
सबसे पहले हमारे पास क्या बनता है, युग्मनज बनता है। क्या बनता है, युग्मनज। युग्मनज में क्या होता है, अनुप्रस्थ विभाजन होता है। अनुप्रस्थ विभाजन होने से क्या हो जाता है, यानी इसमें शीर्षक कोशिका बन जाती है और आधारिक कोशिका बन जाती है। ठीक है, एक बार के लिए आप आधारिक कोशिका को छोड़ दो। ठीक है, शीर्षक कोशिका के बारे में बता दूं क्या है, अलग अलग लिखेंगे हम यहाँ पर। शीर्षक कोशिका में क्या होता है, अनुदैर्घ्य विभाजन होता है, जिससे एक से कितनी कोशिका बन जाती है, 2। फिर इसमें दोबारा विभाजन हो जाता है तो कितनी कोशिका बन जाती है, 4 कोशिका। 4 कोशिका बनने के पश्चात इसे क्या बोलते हैं, चतुष्टांग। यहाँ पर एक स्टेप और बना सकते हैं 8 कोशिकाओं वालों की। ठीक है, चतुष्टांग बन गया। चतुष्टांग बनने के पश्चात दोबारा क्या होता है, इसमें अनुप्रस्थ विभाजन होता है और क्या बन जाता है, अष्टांग बन जाता है। जब शीर्षक कोशिका से अष्टांग बन जाता है तो अष्टांग बनने के पश्चात इसमें क्या होता है, दोबारा विभाजन होता है और 8-8 कोशिकाओं के 2 समूह बनते हैं। क्या बनते हैं, 8-8 कोशिकाओं के 2 समूह बनते हैं। एक समूह होता है उसका नाम होता है क्या, बाह्य त्वचा। क्या होता है, बाह्य त्वचा। ये बाह्य त्वचा क्या करती है, आज जो हमारे पास भ्रूण होता है उस भ्रूण के चारों ओर क्या करती है, भित्ति का निर्माण करती है। ठीक है, और दूसरी 8 कोशिकाओं की जो परत होती है उसका नाम क्या होता है, आंतरिक त्वचा। ये आंतरिक त्वचा 3 कार्य करती है, भ्रूणीय अक्ष बनाती है, भरण ऊतक का निर्माण करती है और बीजपत्र या बीजपत्रोपरिक का निर्माण करती है। ठीक है, जब ये दोनों संरचना बन जाती है तो अब फिर आंतरिक त्वचा क्या करती है, आंतरिक त्वचा क्या बनाएगी, बीज पत्रों का निर्माण कर देती है। क्या करती है, बीज पत्रों का निर्माण कर देती है और भ्रूणीय अक्ष में क्या हो जाता है, परिवर्तन। भ्रूणीय अक्ष बनता है, भ्रूणीय अक्ष से क्या हो जाता है, फिर धीरे धीरे भ्रूण का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब हमारे पास दूसरी यहाँ तक की स्टेप है। अब इसमें क्या होता है, एक तो होती है, अब इसमें आपको पूछे कि भ्रूण की स्थिति कैसी होती है, तो शीर्षक होती है। पता है कि किस कोशिका से बना है, ये शीर्षक कोशिका से बना है भ्रूण, तो भ्रूण की स्थिति कैसी हो गई है, शीर्षक हो गई। क्या हो गई, शीर्षक। और जो परांकुर होता है इसका क्या होता है, परांकुर, वो कैसा होता है, पार्श्विक होता है। क्या होता है, पार्श्विक होता है। ठीक है, और दूसरी हमारे पास इसकी स्टेप होती है, वो ये होती है कौन सी, आधारिक कोशिका। आधारिक कोशिका में क्या होता है, अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिससे कितनी कोशिका बनती है, 2 कोशिका बनती है। 2 से क्या हो जाता है, फिर अनेक कोशिका बनती है, 7 से लेकर 10 तक। जब 7 से लेकर 10 तक कोशिका बनती है उस रचना को क्या बोलते हैं, निलंबक। क्या बोलते हैं, निलंबक। और ये निलंबक क्या करता है, परिवर्धित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। यानी भ्रूण पोष होता है, उस भ्रूण पोष से पोषण प्राप्त कौन करता है, निलंबक। और निलंबक फिर पोषण किसको देता है, भ्रूण को देता है, और भ्रूण का क्या होता है, परिवर्धन। ये निलंबक की संरचना बन गई। ठीक है ना, निलंबक क्या करता है, यहाँ पर केवल ध्यान रखना, पोषण प्रदान करता है। तो आधारिक कोशिका से किसका निर्माण हो गया, निलंबक का, और शीर्षक कोशिका से किसका निर्माण हो गया, भ्रूण का। अब शीर्षक कोशिका से जो भ्रूण बना है वो पहले कैसा होता है, गोलाकार। कैसा होता है, गोलाकार होता है। भ्रूण कैसा होता है, पहले गोलाकार होता है, फिर धीरे धीरे कैसा हो जाता है, हृदयाकार, यानी हृदय के आकार का हो जाता है। ठीक है, जब हृदय के आकार का हो जाता है तो क्या होता है, भ्रूण का परिवर्धन पूर्ण हो जाता है। ठीक है, इसके पश्चात क्या हो गया, हमारे पास 2 संरचना बनती हैं, एक तो होता है बीजपत्रोपरिक, एक होता है बीजपत्रोधार। क्या होता है, बीजपत्रोधार। ये भ्रूणीय अक्ष है, इस भ्रूणीय अक्ष के ऊपर का जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, बीजपत्रोपरिक। क्या कहलाता है, बीजपत्रोपरिक। और हमारे पास जो बीज भ्रूणीय अक्ष के नीचे का भाग होता है वो क्या कहलाता है, बीजपत्रोधार। बीजपत्रोपरिक से किसका निर्माण हो रहा है, पता है आपको, परांकुर का निर्माण हो रहा है। किसका हो रहा है, परांकुर का निर्माण। और परांकुर क्या करता है, परोय भाग का, यानी पादप जब उगता है, बीज जब उगता है तो बीज में ऊपर पत्ती तना निकलते हैं। वो किससे निकलते हैं, परांकुर से निकलते हैं। और परांकुर का निर्माण किससे होता है, बीजपत्रोपरिक से होता है, बीज पत्रों से। ठीक है, दूसरा हमारे पास है बीजपत्रोधार। अक्षीय भाग के नीचे का भाग क्या कहलाता है, बीजपत्रोधार कहलाता है। बीजपत्रोधार से किसका निर्माण होता है, मूलांकुर का निर्माण होता है। और मूलांकुर किसका निर्माण करता है, आपको पता है, मूल का निर्माण करता है।
इस प्रकार क्या होता है हमारे पास एक बीजपत्री पादप होते हैं, उन एक बीजपत्री पादपों द्विबीजपत्री पादपों में किसमें द्विबीजपत्री पादपों में भ्रूण का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। ठीक है, ये हमारी प्रक्रिया थी। जैसा जैसा हमने इसमें स्टेप बनाए हैं वैसे वैसे आप क्या कर सकते हैं, इसकी थ्योरी लिख सकते हैं। ठीक है, आपको नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। ठीक है, आपको फिर इसमें लिख लेना है। ठीक है, डायग्राम भी आपको नोट्स में मिलेगा और इसकी थ्योरी भी आपको नोट्स में मिलेगी। ठीक है, आज के लिए हमारा यही पॉइंट था। जय हिंद, जय भारत। किसी को कोई समस्या हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।